गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब द्विपरमाणुक अणु को ऊर्जा दी जाती है तो उसका जो उसकी स्वतंत्र अक्ष के प्रति घूर्णन होता है वो एक उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दें तो उससे क्या होगा कि दो परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड है, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ये एक स्प्रिंग के जैसा होता है, मतलब ये वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इनके तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं तो ये बंधन जो है वो बहुत ही जैसे लूज़ है, तो ये उस बंधन के सापेक्ष जो है वो घूर्णन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो कंपन करने लगते हैं और इस कंपन की वजह से कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज हम लोग इसकी कंपन ऊर्जा का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे दो परमाणु हैं उनके बीच में दूरी है r0। जब ये जैसे कंपन करेंगे तो या तो सिकुड़ेंगे या एक दूसरे से दूर दूर होएंगे। तो अगर मान लीजिए ये अपने पोजीशन से थोड़ा दूर हटते हैं और उनके दूर हटने पर उनके बीच की जो दूरी है वो r है, कांस्टेंट है। और ये जो डैश वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये सेंटर ऑफ मास की लाइन है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पहले वाले m1 द्रव्यमान के परमाणु की दूरी r1 और m2 द्रव्यमान के परमाणु की दूरी r2 है। जिस बंधन द्वारा ये बंधे हुए हैं उसका बल नियतांक जो है वो k है। बल नियतांक k मतलब ये दोनों परमाणुओं के बीच में लगने वाले बल का मापन करता है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स जो इनको m1 व m2 द्रव्यमान के परमाणुओं को वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है वो है F इज इक्वल टू माइनस के r माइनस r0, क्योंकि ये होता है माइनस के एक्स, है ना। और x वो डिस्टेंस होती है जो वो अपनी स्टेबल पोजीशन से मूव करते हैं। तो इनके बीच की पहले नियत दूरी थी r0 और अब है r। तो ये कितनी दूरी तय करी, r माइनस r0, तो F बराबर माइनस के r माइनस r0। अब दोनों परमाणुओं के लिए जो गति के समीकरण होंगे वो हैं m1 d2 r1 बटे d2 dt स्क्वायर बराबर माइनस के r माइनस r0। इसी तरीके से m2 के लिए गति के समीकरण m2 d2 r2 dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के r माइनस r0। ये दोनों परमाणुओं के लिए गति के समीकरण हैं। और हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो नियत है, यानी कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। और द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से m1 r1 जो है वो m2 r2 के बराबर है। तो यहाँ से जैसे हम लोग r2 जो है उसको रख दें r माइनस r1, तो यहाँ से r1 का मान आ जाएगा m2 r बटे m1 प्लस m2, या हम लोग जो m1 r1 है उसमें r1 की जगह रख दें r माइनस r2। ये दोनों इस इक्वेशन से रखे जाएंगे तो उससे r2 का मान आ जाएगा m1 r m1 प्लस m2। ठीक है, तो r1 और r2 दोनों के मान आ गए। अब जो गति की समीकरण है उसके अंदर r1 है पहली समीकरण में, दूसरी में r2 है। तो r1 का जब आप मान रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी में r2 का रखोगे तो भी ये सिमिलर इक्वेशन बनेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम इक्वेशन आती है। चाहे तो आप r1 वाली में रख दो चाहे r2 वाली में रख दो। अब इसमें r माइनस r0 कर देने से ये इक्वेशन जो है वो बदलती नहीं है, क्योंकि r0 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ना m1 m2 बटे m1 प्लस m2 ये होता है रिड्यूस्ड मास या समानित द्रव्यमान, तो इसको म्यू लिख दिया। और जो r माइनस r0 था उसको हमने x ले लिया। तो इनको जब इसको हम लोग म्यू के बराबर और इसको x के बराबर रख के इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन म्यू d2x बाई dt स्क्वायर माइनस की x ये बन जाती है। म्यू से हम डिवाइड कर देंगे और इसको हम लोग लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ये जो है वो सरल आवर्त गति के समीकरण के तुल्य है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के ये इक्विवेलेंट इक्वेशन आ रही है, जहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर है के बाई म्यू, कोणीय आवृत्ति को व्यक्त करता है। ओके,
अब हम लोगों के पास ये बात निकल कर के आती है कि क्वांटम के हिसाब से जो अणुओं की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। चाहे वो वाइब्रेशनल हो चाहे वो रोटेशनल हो, सभी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। और उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो ये है, d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस हाफ म्यू ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई। ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्प्रिंग के लिए 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है और के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम हो गया रिड्यूस्ड मास हमारे पास, म्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ये हमने जैसे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था जहाँ पे अपने क्वांटम के अंदर ही पीछे एक प्रीवियस यूनिट में, तो उसमें इसको पूरा डिटेल में सॉल्व किया है। और ई न्यू जो है उसका मान आता है न्यू प्लस 1/2। न्यू है यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसका मान है 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से। तो न्यू प्लस 1/2 एच कट रूट के बाई म्यू, एच कट ओमेगा नोट होता है, ओमेगा नोट का मान हो गया रूट के बाई म्यू। तो ये है वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें मिलती है न्यू बराबर 0 पर। ठीक है, किस पे मिलेगी, न्यू बराबर 0 पे मिलेगी। तो 0 रखेंगे तो हाफ एच कट ओमेगा नोट। ठीक है, तो या एच कट को रख दो एच ओवर 2 पाई ओमेगा नोट। तो ओमेगा ओवर 2 पाई क्या होता है, न्यू होता है, तो आवृत्ति के फॉर्म में रखा जाएगा। तो ये क्या है, जो न्यू के मिनिमम वैल्यू यानी कि 0 पर जो कंपन ऊर्जा का मान आता है इसे हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी या मिनिमम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने जैसे न्यू जो घूर्णन कंपन क्वांटम संख्या है उसको ड्रॉ किया, और किसके साथ ड्रॉ किया है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके से है ना। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व तो है ये वाला, ये वाली लाइन तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की है, और बीच में ये वाली लाइनें क्या है, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो है वो परवलयाकार है। ठीक है, एक हाइपरबोला बन रहा है। तो यहाँ पर वी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी है न्यू प्लस हाफ एच कट ओमेगा नोट। ठीक है, और दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है या क्रम से आने वाले क्वांटम संख्याओं से संबंधित जो ऊर्जा स्तर है उनके मध्य ऊर्जा अंतराल ई न्यू प्लस 1 माइनस ई न्यू। तो न्यू प्लस 1 करेंगे तो न्यू प्लस 3/2 हो जाएगा और एक न्यू माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से एच कट यही बचेगा, सिर्फ एच कट रूट के बाई म्यू या एच कट ओमेगा नोट। यह ऊर्जा अंतराल जो है वो प्राप्त होता है, सब में समान प्राप्त होता है, क्योंकि यह क्या है, न्यू के मान पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो एनर्जी लेवल्स है सबके बीच में समान अंतराल होना चाहिए, क्योंकि वो न्यू पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ता जाता है ना, तो यह अंतराल जो है वो कम होने लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सब में समान है, लेकिन जैसे जैसे न्यू बढ़ा तो ये एनर्जी गैप जो है वो कम हो रहा है, ये पास पास है लाइनें। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे न्यू का मान उच्च होगा तो उसके कारण से जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो है वो परवलयाकार नहीं रहता। उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अहार्मोनिक पद जो हैं वो भी बढ़ते जाते हैं न्यू के उच्च मानों पर, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का गैप जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये था रोटेशनल एनर्जी लेवल्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में या वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल और वाइब्रेशनल का जो कॉम्बो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, अगर कोई भी समस्या आई, कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप लोग पूछ लेना। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा, और जैसे रोटेशनल एनर्जी के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशनल के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर मान लीजिए किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपने इतनी एनर्जी दी है कि उसके वाइब्रेशंस जो हैं वो क्रिएट हो सकें या जनरेट हो सकें, तो उसको रोटेशन के लिए एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाती है, क्योंकि वो तो और भी कम होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों
प्रोड्यूस होते हैं और दोनों के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और उस लेक्चर के बाद हमारा क्वांटम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि सॉलिड शुरू करें या न्यूक्लियर, उनमें से कोई एक जो पेपर है वो हम लोग शुरू करेंगे। और साथ में हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स, अगर आप कुछ भी इसको स्टडी करते टाइम आती है तो उसको शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व करें। और सॉलिड या न्यूक्लियर में से कोई एक पेपर हम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए फ़िज़िक्स को। थैंक यू।